तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हमारा मोटिव क्या है, डिफरेंट मेंबर्स के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और उस फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना फोर्स लग रहा है, और उन फोर्सेस को लगने के बाद वो मेंबर कैसे बिहेव कर रहा है या कौन से मेंबर की तरह वो बिहेव कर रहा है उसके बारे में जानकारी लेना, ये हमारा प्राइम मोटिव हो जाता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर। तो सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो सबसे पहली बात, तो जब भी हम किसी सब्जेक्ट को शुरू करते हैं तो हम लोग सबसे पहली बात तो यही देख लेते हैं कि ये सब्जेक्ट आपसे कहना क्या चाहता है या इस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। सब्जेक्ट की बात करें तो दो शब्द के मिलते बना हुआ है, स्ट्रक्चर और एनालिसिस, है ना। अब सवाल सबसे पहले आपसे ये सवाल होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक कनेक्टेड बॉडीज। तो किसी बॉडी का एक कनेक्टेड पार्ट जो होता है, कनेक्ट कर करके डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कर करके जो हमने एक पूरी एक बॉडी बनाई है, एक पूरा एक सिस्टम बनाया है, उसी को हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और उसका एम क्या है, उसका एम है टू कैरी दी लोड्स। जो भी हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं, जो भी हम लोग लोड अप्लाई करेंगे उसको कैरी करना, उस पर्टिकुलर मेंबर्स की जब हम बात करते हैं, उस पर्टिकुलर बॉडी के जो मेंबर्स हैं जिनको हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है, ऑब्वियसली बात है उन सभी मेंबर्स का मोटिव क्या है कि दे हैव टू कैरी द लोड विच हैज टू बी सप्लाइड बाय अस, या जो हम लोग उसके ऊपर लगाएंगे, या आप बोल सकते हैं कि हमारे अलावा कोई भी नेचुरल फोर्सेस उसके ऊपर आ रही हैं तो उसको भी इसको क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, तो स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स दैट इज डिजाइंड टू कैरी लोड्स even it is not intended to occupied by us। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर एक बॉडी है जो कि डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट किया गया है, अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग मेंबर्स हैं जिनसे हमने एक बॉडी बनाई है, उसको हम लोग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। जिसका बेसिक फंक्शन क्या है, उसका बेसिक फंक्शन है लोड्स को कैरी करने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे लोड्स को भी वो कैरी करना पड़ेगा उसको, जहां पे आप बोल सकते हैं कि जो भी हम लोग लोड लगा रहे हैं, एक तो वो लोड कैरी करना है, इवन अब उसको ऐसे लोड्स भी कैरी करने पड़ेंगे जो कोई ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है, जहां पे कोई चीज है भी नहीं है, उसके लोड्स भी उसको जो है ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, उस लोड को भी उसको जो है झेलना पड़ेगा, उसी को हम लोग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। क्लियर है बात। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अभी सी बात है, एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ब्रिजेस, डैम्स हो गया, रेलवेज हो गए, आपकी रिटेनिंग वॉल्स हो गई, आपकी टनल्स हो गई, ये सारी क्या है आपके स्ट्रक्चर्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी चीज़ आप डिजाइन कर रहे हो, कैनाल्स हो गई, ये सारे क्या है आपके स्ट्रक्चर हैं, बिल्डिंग्स हो गई, ये सारी क्या है, दीज आर दी स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, आपके ब्रिजेस हो गया, रेलवेज हो गया, है ना, डैम्स हो गई, टनल हो गया, एक्सेट्रा, तो ये सारी क्या है आपकी स्ट्रक्चर है। ठीक, नाउ तो हमारे को ये तो समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर क्या होता है। दूसरी बात, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, स्ट्रक्चरल एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का मोटिव क्या है, तो ऑब्वियसली बात है उस स्ट्रक्चर को हमको एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब क्या हो गया, उस स्ट्रक्चर के बारे में हमारे को जानकारी लेनी है, उस स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट बॉडीज के ऊपर, डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट बॉडीज या डिफरेंट कंपोनेंट, कुछ भी आप लोग बोल सकते हो, उसके ऊपर किस तरीके से लोड लग रहा है, कितना लोड लग रहा है, किस नेचर का लोड लग रहा है, उसके बारे में आपको जो है यहाँ पे मालूम होना है, या उसके बारे में आपको जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि किस टाइप से वो मेंबर आपका एक्ट होने वाला है, या क्या उस मेंबर का रोल रहने वाला है उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर या उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हमारा मोटिव क्या है, डिफरेंट मेंबर्स के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और उस फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना फोर्स लग रहा है, और उन फोर्सेस को लगने के बाद वो मेंबर कैसे बिहेव कर रहा है या कौन से मेंबर की तरह वो बिहेव कर रहा है, उसके बारे में जानकारी लेना, ये हमारा प्राइम मोटिव हो जाता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर। क्लियर बात। तो ऑब्वियसली बात है, यहां पे हम लोग एक और लाइन लिख सकते हैं कि इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस आवर एम
is to find forces or moments in various components और कंपोनेंट्स के अलावा हम पार्ट्स लिख सकते हैं ऑफ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनमें किस तरीके से कितना आपका फोर्सेस यहां पे एक्ट हो रही हैं उसके बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त करना है, दैट इज योर स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का एम हमारा ये है। अगर हम बात करें फोर्सेस और मोमेंट्स जो है ये हमारे को यहाँ पे फाइंड आउट करना रहता है कि हर मेंबर में कितने फोर्सेस कितने मोमेंट्स है ये आपके एक्ट कर रहे हैं, ये हमारे को फाइंड आउट करना है ना। फर्दर जब हम फोर्सेस और मोमेंट्स की बात कर रहे हैं तो अभी सी बात है, कोई भी स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं या डिजाइन करते हैं तो सबसे पहला प्राइम मोटिव क्या होता है कि हमारा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और स्ट्रक्चर शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी स्ट्रक्चर को हम बोलना चाहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, उसका मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का जो सम है वो 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब कोई भी फोर्स उसमें डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब जो भी स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइन करेंगे वो स्ट्रक्चर हमेशा किस में होना चाहिए? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने का मतलब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने का मतलब है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मेंबर दैट इज इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं, फॉर द स्ट्रक्चर टू रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम तो जितने भी फोर्सेस जो हैं आप किसी भी मेंबर पे लग रहा है तो उन सब का समेशन किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तभी जाके आपका जो स्ट्रक्चर है वो किस कंडीशन में होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। यहां तक की बातें आपको क्लियर करनी है, ठीक? तो एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी 0 इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शंस। तो जितने भी डायरेक्शन से फोर्सेस लग रही हैं उन सारी डायरेक्शन से जो फोर्सेस का समेशन है वो आपका 0 के बराबर होना चाहिए, तभी जाके स्ट्रक्चर आपका इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक? अच्छा, इक्विलिब्रियम की जब बात आती है तो यहां पे फिर एक और कंसेप्ट भी आपको बार बार समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक शब्द का यूज हम लोग बार बार करने वाले हैं, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम? स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब रेस्ट कंडीशन में, इक्विलिब्रियम का मतलब सारे फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा है और वो बॉडी आपके स्टैटिक कंडीशन में है, रुके हुए कंडीशन में है, then the body is considered to be in static equilibrium condition। तो उस बॉडी को क्या बोलेंगे हम लोग? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। फॉर एग्जांपल, जैसे जो भी हमने स्ट्रक्चर यहां पे लिखे हैं, ब्रिजेस हो गया, आपके डैम्स हो गए, आपके रिटेनिंग वॉल्स हो गई, ये सारी क्या है? ये सारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। दीज स्ट्रक्चर्स आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फर्दर इसके अलावा जो हमारी स्ट्रक्चर्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एरोप्लेन्स की, अगर हम एयरक्राफ्ट की, अगर हम बात करते हैं रनिंग ट्रेन्स की, है ना, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, कार मूव कर रहा है आपका, तो इस केस में आपका जो स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली बता स्ट्रक्चर किसका है? बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट, बॉडी ऑफ द ट्रेन, बॉडी ऑफ द व्हीकल। वो आपका स्ट्रक्चर स्टेबल कंडीशन में तो नहीं है, वो मूव कर रहा है बट वो कहीं पे गिर नहीं रहा है। तो बट क्या बोलेंगे हम लोग उसको? वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, वो इक्विलिब्रियम है। बट अगर हम बात करें किसकी? ब्रिजेस की, डैम्स की, है ना, अगर हम बात करें किसकी?
ब्रिजेस की बात कर रहे हैं, डैम्स की बात कर रहे हैं, कैनाल की बात कर रहे हैं, रिटेनिंग वॉल्स की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे स्ट्रक्चर हैं? ये इक्विलिब्रियम में तो हैं, बट साथ में क्या है? स्टैटिक, एक जगह रुके हुए भी हैं। तो इक्विलिब्रियम और स्टैटिक दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी सी बात है, कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? बट अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो हम किसी स्टेगनेंट या रुके हुए बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं जो मूव नहीं कर रहा है। तो दो बातें हैं, दोनों बातें आपको क्या समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहां पे ये टेबल है, तो ये इस टेबल को मैं बोल रहा हूं स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना? मैं बोल रहा हूं कि ये टेबल आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ऑब्वियस बात ये है क्योंकि एक जगह रुका हुआ है ना? ना ही ये चल रहा है। ये चल क्यों नहीं रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल क्यों नहीं रहा है? ऑब्वियस बात है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां से भी हवा आ रही है, यहां से भी हवा आ रही है। दोनों हवाओं की वजह से जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, दोनों बराबर है। डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए समेशन क्या हो गया? 0 हो गया। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन की बात करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 इक्वेशन अवेलेबल होते हैं जब हम 2D बॉडी की बात करते हैं। जब हम 2 डायमेंशनल बॉडी की बात करते हैं, XY प्लेन की जब हम बात करेंगे, तो ऑब्वियस बात है हमारे पास 3 बेसिक इक्वेशन अवेलेबल है। कौन कौन से? 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। कौन कौन सी? समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट z इज इक्वल टू 0। अगर ये तीनों इक्वेशन मेरी प्रूफ हो रही है, इसका मतलब बॉडी मेरा किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। मतलब देखो जरा, जैसे मैंने कहा कि ये जो बॉडी है, ये जो टेबल है, ये टेबल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हवा यहां से भी लग रही है, यहां से भी लग रही है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। ठीक, तो मतलब समेशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0। नाउ ऑब्वियस सी बात है इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड लग रहा है, फर्दर इस फ्लोर से इसको एक रिएक्शन मिल रहा है अपवर्ड, है ना? जो एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, एक रिएक्शन अपवर्ड मिल रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। अगर एक भी गड़बड़ा जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर मान लो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा तो ये जमीन को फाड़ के अंदर चला जाएगा, है ना? अगर अपवर्ड चला गया तो ये ऊपर उड़ता हुआ ही नजर आएगा, है ना? क्योंकि ये टिका हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? जितने भी फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं सब क्या है? बराबर हैं। और सब बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? समेशन उनका 0 है। और अगर समेशन 0 है तो ये उड़ इसलिए नहीं रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए ये उड़ नहीं रहा है। ठीक, तीसरी बात, ऑब्वियस बात है अगर हम मोमेंट की बात करते हैं तो मोमेंट का मतलब क्या होता है? हम बार बार लिख रहे हैं फोर्स और मोमेंट, फोर्स तो आप लोग समझते हैं। तो अगर हम मोमेंट की बात करें, मोमेंट का मतलब क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज योर मोमेंट, है ना? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? आपका मोमेंट होता है। अब देखो यार क्या हो रहा है कि यहां से जो हवा पड़ रही है, फॉर एग्जांपल यहां से जो हवा पड़ रही है, ये हवा इसको ऐसे घुमाना चाह रही है, ये जो घुमाना चाह रही है क्या है? मोमेंट है। दूसरी बात, यहां से भी कुछ लग रही होगी हवा और वो कहीं ना कहीं इसको ऐसे घुमा रही है, क्योंकि ये वाला जो मोमेंट है और जो ये वाला मोमेंट है दोनों क्या है? बराबर है, इसलिए ये टेबल क्या घूम भी नहीं रहा है। इसका मतलब समेशन ऑफ मोमेंट इन z डायरेक्शन इज इक्वल टू व्हाट सर? 0। क्योंकि तीनों इक्वेशन मेरी प्रूव हो रही है, इसीलिए ये बॉडी क्या है मेरा? स्टैटिक भी है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ना ही बॉडी चल रही है, ना ही उड़ रहा है, ना ही घूम रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट पॉइंट करके लिखना है इसको। तो राइट ऑन द नोट पॉइंट बिलो दिस, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 and that body is at rest condition,
then it is termed to be in static equilibrium. That it is termed to be in static equilibrium. तो इसका मतलब बॉडी कैसी कंडीशन में है? बॉडी आपका स्टैटिक कंडीशन में है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्योंकि फोर्सेस का समेशन आपका 0 आ रहा है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल क्या है आपका? ब्रिजेस, डैम्स, और क्या लिख सकते हैं? कैनाल, रिटेनिंग वॉल, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब आपके स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। फर्दर अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो आपका एयरक्राफ्ट, रनिंग ट्रेन एंड मूविंग व्हीकल एट कांस्टेंट स्पीड, ये सब क्या है आपके इक्विलिब्रियम में। तो दीज आर इन इक्विलिब्रियम, और ये क्या है आपके स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो दीज स्ट्रक्चर आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन वेयर एज दीज आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर हम बात करें 2D स्ट्रक्चर्स के बारे में, 2D का मतलब XY प्लेन के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है, इसको बताने के लिए कितनी है मेरे पास? 3 बेसिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं। कौन कौन सी? समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट z इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं इन 2D स्ट्रक्चर, और 2D को हम लोग प्लेनर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। द इक्वेशन इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy, मतलब fx का मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू 0, fy का मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, एंड समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट z डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ये 3 बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल है फॉर 2D। 2D का मतलब ये हो गया, दिस इज योर x एंड y। ठीक, तो यहां पे जितने भी फोर्सेस लगेंगी वो सब फोर्सेस सारे एक ही प्लेन में आपका लगता हुआ नजर आएगा। 2D बॉडी का मतलब क्या होता है? इन विच ऑल द मेंबर्स एंड फोर्सेस आर इन वन प्लेन। मेंबर्स और फोर्सेस सारे एक ही प्लेन में आपको नजर आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 2D स्ट्रक्चर्स। इन विच ऑल मेंबर्स एंड फोर्सेस आर इन वन प्लेन। और 2D प्लेन को ही हम लोग XY प्लेन भी बोल देते हैं, है ना? XY प्लेन, क्योंकि XY प्लेन के अंदर ही सारा आपके पास मेंबर भी यहीं पे दिख जाएंगे, और फोर्सेस जो मेंबर के ऊपर लगा होगा वो भी आपको इसी के अंदर ही दिख जाता है। तो इसको हम लोग 2D प्लेन या 2D मेंबर बोलेंगे। जैसे अगर हम कोई भी बात कर लें, ये आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो मेंबर भी आपका इसी प्लेन में दिख रहा है, और फोर्स लग गया इसके ऊपर W, तो दिस इज योर व्हाट? 2D प्लेन। तो ये कौन सा आपके पास है? 2D। वेयर एज अगर हम लोग 3D स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, 3D स्ट्रक्चर को हम लोग स्पेस स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D स्ट्रक्चर को हम लोग स्पेस स्ट्रक्चर अगर हम बोलते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है इस केस में आपके पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती है वो 3 से बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 6 हो जाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं इन 3D स्पेस स्ट्रक्चर, इन 3D स्पेस स्ट्रक्चर द इक्वेशंस फॉर इक्विलिब्रियम आर 6। कौन कौन सी हो जाती है 6 इक्वेशन? देखो जरा। समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fz इज इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट x इज इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट y इज इक्वल टू 0, एंड मोमेंट अबाउट z इज इक्वल टू 0। ये आपके टोटल 6 जो है आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपकी हो जाती है जब हम 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और 3D स्ट्रक्चर का मतलब होता है ये, दिस इज योर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जहां पे आपको जो है मेंबर्स और फोर्सेस जो हैं अलग अलग प्लेन में दिख सकते हैं। जब हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात करते हैं
तो सबसे पहली बात तो हमने ये देखा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, किसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके बाद हमने ये बात किया कि स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर हम लोग करेंगे क्या। ठीक, क्योंकि स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर एक शब्द आया कि आपके जो मेंबर्स हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने चाहिए, तो फिर हमने इक्विलिब्रियम के बात को थोड़ा सा आगे ले गया। इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब आपके सारे फोर्सेस जो होंगे उनका समेशन जीरो होगा, नेट फोर्स अगर आपका जीरो होगा मेंबर के ऊपर, देन द मेंबर इज कंसिडर्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसके अलावा हमने ये भी बात किया कि अगर मेंबर के ऊपर फोर्सेस जीरो हैं और मेंबर्स आपका रुका हुआ है, तो उसको हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोलेंगे। और किसी भी मेंबर को अगर मेरे को बोलना है कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और 2D स्ट्रक्चर है, टू डायमेंशन में अगर मेरे को बात करनी है, तो मुझे 3 इक्वेशंस से जिनके थ्रू मैं ये प्रूव कर सकता हूं। तो ये हमारी बेसिक बातें हो गई। तो नाउ हम अपने कोर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो हमारी अभी तक सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन थी कि इस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, या इस सब्जेक्ट को हम लोग किस तरीके से हम लोग एक डील कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस है क्या। इसको हम लोग 2 डायमेंशनली ही जनरली हम लोग डील करेंगे। 3 डायमेंशनली जो है हमारी एनालिसिस हमारे पार्ट में या हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स के अंदर नहीं बात होती है। हम लोग 2 डायमेंशन बॉडी या 2D बॉडीज के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला डिस्कशन जो हमारा रहेगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर, दैट इज स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग बेसिक से बात करेंगे कि किस तरीके से आपका स्टैटिक डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट हम बॉडी है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी के बारे में बात करेंगे। देन स्ट्रक्चर को किस तरीके से हम लोग स्टेबल बोलते हैं या स्टेबल कैसे करेंगे, या किसको स्टेबल या किसको अनस्टेबल बोलेंगे, उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। ठीक, तो सबसे पहला डिस्कशन हमारा डिटर्मिनेसी के बारे में रहेगा। अब डिटर्मिनेसी होता क्या है उसके बारे में डिस्कशन अभी हम लोग शुरू कर देंगे। क्लियर है बात? जैसे ही आपकी डिटर्मिनेसी, स्टेबिलिटी और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी ये सारी खत्म हो जाएगी, देन विल गो फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। उसके हम लोग ट्रस की एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली बात तो बेसिक जानकारी लेंगे ट्रस के बारे में, और फिर मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट्स लगा के हम लोग ट्रस के डिफरेंट मेंबर्स के ऊपर हम लोग फोर्सेस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग ट्रस के अंदर जो डिफ्लेक्शन आता है उसको भी समझेंगे बाय यूनिट लोड मेथड और कास्टिग्लिआनोस थ्योरम। जैसे ही हमारा ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, दैट इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो कोर्स के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम लोग क्या क्या बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, देन वील गो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, फोर्थ वन एनालिसिस ऑफ ट्रस। ठीक, तो एनालिसिस में आपकी सब कुछ आ जाएगी, इसमें मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, और उसके बाद डिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रसेस, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। उसके अलावा हम बात करेंगे मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, इनके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी इसके अंदर। ठीक, नाउ इसके बाद जो हमारी डिस्कशन रहेगी दैट इज एनालिसिस ऑफ केबल। तो केबल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, एनालिसिस ऑफ आर्च। तो आर्च के बारे में बात करेंगे, 2 हिंज आर्च और 3 हिंज आर्च के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक, मैट्रिक्स मेथड के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये आपका कोर्स रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अब स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के बारे में। चलिए, जो हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा इस सब्जेक्ट के अंदर, दैट इज स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का मतलब क्या है, या इसके अंदर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात तो स्टैटिक का मतलब स्ट्रक्चर आपका स्टेबल है, रुका हुआ है, कहीं भाग नहीं रहा है। डायनेमिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, दूसरी बात इनडिटर्मिनेसी। इनडिटर्मिनेट बॉडी या इनडिटर्मिनेट हम लोग किसको बोलते हैं। देखो यार,
जब भी हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी बॉडी के बारे में, किसी भी बॉडी की एनालिसिस के बारे में, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं? 3 बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल है 2D स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए, है ना। तो जब भी हमारे को किसी भी 2D स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है या उसमें डिफरेंट मेंबर्स में फोर्सेस को फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास 3 इक्वेशन अवेलेबल है। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट z इज इक्वल टू 0। क्लियर बात? बट ऑब्वियस सी बात है अगर मेरे पास 3 इक्वेशंस अवेलेबल हैं तो ऑब्वियस सी बात है विद 3 इक्वेशंस मैं सिर्फ 3 अननोन फोर्सेस को ही फाइंड आउट कर सकता हूं। समझ आ रहा है की बात नहीं आई? तो मेरे पास अगर 3 इक्वेशंस अवेलेबल हैं तो ऑब्वियस ही बात है जितने इक्वेशंस होती हैं मैं उतनी ही अननोन इक्वेशंस बना सकता हूं या उतने ही अननोन्स में फाइंड आउट कर सकता हूं। 3 इक्वेशन है तो 3 ही अननोन ना, जितने अननोन होते हैं उतने इक्वेशन होंगी, तभी जाके वो अननोन सॉल्व होंगे ना। सही बात है ना। फर्दर अगर हम बात करें, अगर आपके नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा हो गए, इक्वेशन तो हमारे पास 3 ही है ना, बेसिक इक्वेशन तो 3 ही है। अब तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब हमारी एनालिसिस सिंपल तरीके से नहीं हो पाएगी, या आप बोल सकते हैं कि अब हम जो ये अननोन्स हैं उनको इन 3 इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो जब भी जिस भी सूरत में हम लोग हमारे अननोन रिएक्शंस को, अननोन फोर्सेस को बेसिक इक्वेशंस या बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा के फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बॉडी को इनडिटर्मिनेट बॉडी बोला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर हम लोग इनडिटर्मिनेसी की बात करते हैं ना, तो इनडिटर्मिनेसी 2 टाइप की इनडिटर्मिनेसी होती है। एक होती है इंटरनल इनडिटर्मिनेसी, एक होती है एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी। तो देखो यार, बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि इनडिटर्मिनेसी का मतलब जब कभी भी आपके अननोन या नंबर ऑफ अननोन या आपके जो रिएक्शन है, आपके जो अननोन फोर्सेस हैं जिनको आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उनकी संख्या इक्विलिब्रियम इक्वेशन की कंपैरिजन में ज्यादा हो जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलेंगे। मतलब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के अंदर अननोन्स को हम लोग ये 3 इक्वेशंस लगा के फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या करेंगे हम लोग उसके लिए? उसके लिए हम लोग जो है कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशंस बनाएंगे जिसको हम लोग कंपैटिबिलिटी कंडीशंस हम लोग बोलते हैं। तो कंपैटिबिलिटी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशंस वहां पे डेवलप करेंगे। अब कैसे डेवलप करेंगे वो आगे की बात है। बेसिक जानकारी मिल गई इनडिटर्मिनेसी का मतलब क्या होता है। अब फर्दर जब हम इनडिटर्मिनेसी की बात करते हैं तो इनडिटर्मिनेसी आपका 2 टाइप का होता है, दैट इज इंटरनल इनडिटर्मिनेसी एंड एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी। तो 2 टाइप की होती है इनडिटर्मिनेसी। कौन कौन सी? दैट इज एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी। इनमें डिफरेंस क्या है ध्यान रखना, ध्यान सुनो। एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी हमेशा आपके सपोर्ट रिएक्शंस के साथ डील करती है, सपोर्ट रिएक्शन के साथ डील करती है। अब मैंने इनडिटर्मिनेसी का मतलब क्या बताया था आपको? बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन के कंपैरिजन में जो आपके रिएक्शंस हैं, रिएक्शन आपके सपोर्ट रिएक्शन भी हो सकती है, बॉडी के अंदर का रिएक्शन होगा तो इंटरनल की बात होती है। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? सपोर्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आपकी बेसिक इक्वेशन क्या था? बेसिक इनडिटर्मिनेसी का मतलब क्या था? अगर आपका नंबर ऑफ अननोन्स इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी इंडिटर्मिनेट। अब मैंने क्या बोला यहां पे? एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी की बात किया तो मैंने क्या बोला? इट डील्स विद सपोर्ट रिएक्शन। किसके साथ डील करता है ये? सपोर्ट रिएक्शन के साथ डील करता है। इट मींस किसी भी स्ट्रक्चर को एक्सटर्नली इंडिटर्मिनेट कब बोलेंगे? किसी भी स्ट्रक्चर को एक्सटर्नली इंडिटर्मिनेट तब बोलेंगे जब एक्सटर्नल फोर्सेस या रिएक्शंस क्या हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएंगी। किससे? इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। किससे ज्यादा हो जाएगी? इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा हो जाएगी। तो इन दैट केस द स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेट।
या एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट बोलेंगे उस स्ट्रक्चर को। कहने का मतलब उस स्ट्रक्चर की एनालिसिस अब वो 3 इक्वेशन से नहीं हो सकती है, उसके अलावा भी हमारे को और इक्वेशंस बनानी पड़ेगी अगर मुझे वो अननोन फोर्सेस को फाइंड आउट करना है। बात समझे कि नहीं समझे, बोलो यार, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप बोल सकते हैं कि जब हम एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी की बात करते हैं तो हमेशा वो किससे डील करेगा? हमेशा वो सपोर्ट रिएक्शन से बात करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी आपको किसी भी बॉडी की एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी फाइंड आउट करनी है तो हमेशा क्या देखना है? सपोर्ट देखना है, सपोर्ट के ऊपर रिएक्शन देखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो फर्दर तो एक तो रिलेशन हमको ये मिल गया, तो यहां पे एक बढ़िया सा शब्द हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इट इज द नंबर ऑफ रिएक्शन इन एक्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्या बोल सकते हैं हम लोग? इक्वेशंस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउ तो अगर हम एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी की बात करें तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं DSE से। ठीक है जी, किससे बात करते हैं हम लोग? DSE से। वेयर एज इंटरनल इनडिटर्मिनेसी की बात करें तो इसको हम लोग डील करेंगे किससे? DSI से। तो DSI का मतलब देखो जरा, अब ध्यान सुनो, जब हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो किससे डील करता है ये? सपोर्ट रिएक्शन से। तो जब हम इंटरनल की बात करते हैं ये किससे डील करेगा? ये बॉडी के इंटरनल फोर्सेस से डील करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसे डील करेगा? ये बॉडी के इंटरनल फोर्सेस से डील करेगा। और बॉडी की इंटरनल फोर्सेस क्या क्या होती है? एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, 3 फोर्सेस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे? इट डील्स विद इंटरनल फोर्सेस। और इंटरनल फोर्सेस कौन कौन से हैं? दैट इज एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो किसी भी स्ट्रक्चर को या बॉडी को इंटरनली इंडिटर्मिनेट कब बोलेंगे? व्हेन दिस इंटरनल रिएक्शंस या इंटरनल फोर्सेस या इंटरनल अननोन फोर्सेस आर मोर देन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो क्या बोलेंगे? इट इज द नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस in excess of equilibrium equations, in excess of equilibrium equations। क्लियर बात? एक एक करके हम लोग जो है इसके बारे में बात करेंगे। और फर्दर अगर हम बात करें तो जो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है DS, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी प्लस इंटरनल इंडिटर्मिनेसी। तो किसी भी बॉडी को अगर मेरे को स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी को मेरे को बताना है तो मेरे को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पता होना चाहिए, और दोनों का समेशन होता है आपका क्या? स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इज द समेशन ऑफ इंटरनल इंडिटर्मिनेसी एंड एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी। बोलो यार यस और नो, बातें समझ में आ रही है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चीजों को बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी को समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से, फिर हम लोग इंटरनल को निकालने के समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, फिर दोनों को एक साथ निकाल के स्टैटिक को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कैसे फाइंड आउट होती है किसी बॉडी की। तो स्टैटिक फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एक्सटर्नल निकालना पड़ेगा, फिर इंटरनल निकालना पड़ेगा, फिर समेशन करना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो धीरे धीरे बात करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी। तो जब हम एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, दिस इज दी नंबर ऑफ रिएक्शन इन एक्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो कहीं ना कहीं जब हम एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी की बात करते हैं DSE दैट इज इक्वल्स टू R माइनस S, वेयर R इज नंबर ऑफ रिएक्शन, तो R इज total number of support reaction and S क्या है आपके पास? that is total number of equilibrium equations available। तो सबसे पहले हम लोग केस लेंगे, पहला केस हम लोग बीम का ले लेंगे, बीम को समझने की कोशिश करेंगे। तो केस 1, तो सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज योर बीम। ठीक, तो बीम तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो बीम की अगर हम बात करें तो बीम क्या होता है? बीम आपका एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है विच इज सब्जेक्टेड टू व्हाट? ट्रांसवर्स लोड्स। तो इसमें लोड कैसा होगा आपका? ट्रांसवर्स आपका लोड लगता है, दैट इज योर
बीम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउ तो सबसे पहली बात तो अगर हम बीम की बात करें तो लेट अस कंसिडर, तो ये हमारा एक बीम है, ठीक, एक कंटिन्यूअस बीम है आपका, है ना। तो फर्दर अगर हम बात करें तो इस बीम को हमारे को ये देखना है कि क्या ये एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ DSE, है ना। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो सबसे पहली बात तो मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, तो इसके ऊपर लोडिंग वोडिंग कर लेते हैं। ये लोडिंग वोडिंग कर दी मैंने, ठीक है जी, तो लोड कर दिया मैंने। अब जैसे ही मैंने लोड किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंक्लाइन लोड आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है इंक्लाइन लोड को दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ऑब्वियसली बात है देयर इज दी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पे डेवलप होगा, वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे डेवलप होगा, एंड फर्दर एक आपका मोमेंट रिएक्शन यहाँ पे डेवलप होगा, ठीक। नाउ यहां पे आपका सपोर्ट कौन सा है, रोलर सपोर्ट, तो वर्टिकल रिएक्शन, यस, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B सपोर्ट, C एंड D, अगेन दिस इज वर्टिकल एट C एंड वर्टिकल एट D, सही बात है। तो अगर हम टोटल रिएक्शन की बात करें तो टोटल रिएक्शन कितना है इस केस में, टोटल 6 रिएक्शन है। तो 6 रिएक्शन कौन कौन सा है, दैट इज VA, HA, MA, yes or no? Whereas VB, VC and VD, तो ये आपके 6 रिएक्शन। अगर रिएक्शन 6 अवेलेबल है तो अभी सी बात है मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने अवेलेबल है, 3 बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल है। समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट Z इज इक्वल टू 0, तीनों ही लगेगा। तो इस केस में अगर हम बात करें तो ds की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 6 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 3 डिग्री। अब सुनो बात एक और, ds का वैल्यू 3 डिग्री है, मतलब मुझे 3 इक्वेशंस की और रिक्वायरमेंट है। वी नीड 3 मोर इक्वेशन टू फाइंड आउट ऑल दी अननोन फोर्सेस। कहने का मतलब यह है कि मुझे 3 और इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है, तब जाके मैं सारे 6 अननोन जो है मेरे उन सबको फाइंड आउट कर सकता हूं। यह मतलब होता है इनडिटर्मिनेसी का। एक और ख्याल आपके मन में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जब भी हम लोग एक कंटिन्यूअस बीम की बात करते हैं वी नो दैट यहां पे एक मोमेंट डेवलप होगा नेगेटिव, यहां पे भी एक मोमेंट डेवलप होगा नेगेटिव सपोर्ट्स पे, बोले यार ऐसा नो। बट ये दोनों जो मोमेंट्स है ना, दीज मोमेंट्स आर नॉट अननोन टू अस। क्यों? जैसे ही मेरे को सपोर्ट रिएक्शन VC मिल जाएगा और सपोर्ट रिएक्शन VD मिल जाएगा, तो VD से मैं मोमेंट C को कैलकुलेट कर सकता हूं और VC से मैं मोमेंट एट B को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मोमेंट एट B एंड C इज नॉट अननोन टू अस। क्यों? वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ VC एंड VD वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोमेंट एट C एंड मोमेंट एट B। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो यार ऐसा नो। इसीलिए मोमेंट B और मोमेंट C को हमने कंसिडरेशन में नहीं लिया है एज अ अननोन। ठीक, तो नोट पॉइंट करके लिखो एक, moments at B and C are not unknown. Moments at B and C are not unknown because if we know the support reaction, VC and VD, we can find moment at C MC and moment at B MB। तो आराम से हम लोग
सी और बी पे जो मोमेंट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट इजीली मोमेंट एट सी एंड मोमेंट एट बी इफ यू नो द वैल्यू ऑफ वी सी एंड वी डी. क्लियर है बात? एक बार ही समझ के पढ़ोगे सब्जेक्ट को तो फिर आपको बर्डन नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार भी ये सब्जेक्ट थोड़ा सा भी ऐसा लग गया ना कि नहीं समझ में आया, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. ऑब्वियसली बात है, सारे डरते हैं स्ट्रक्चर से. एक बार कोर्स खत्म होने दो, सबसे पहले पेपर में आप लोग स्ट्रक्चर के क्वेश्चन ढूंढोगे, ये गारंटी है मेरी. तो आराम से पढ़ते रहो, ऐसे ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है. चलिए अगला देखो तरफ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने क्या किया, एक फिक्स बीम को कंसिडर किया. तो हमारा केस चला हुआ है बीम का, बीम के ऊपर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं. दिस इज योर बीम and the beam is subjected to this vertical loads W1 W2. This is A point and this is B point. ठीक है. तो यहां पे बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं कि रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो VA HA and MA VB HB एंड MB. तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए? 6. VA HA MA, वर्टिकल एट B, हॉरिजॉन्टल एट B एंड मोमेंट एट B. टोटल हमारे पास 6 रिएक्शंस हो गई. इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कितने अवेलेबल है? दैट इज Fx Fy Mz. तो इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो ds की वैल्यू कितनी आ रही है? r माइनस एस 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 डिग्री. अब ध्यान से सुनो, अब इस केस की बात कर रहे हैं तो ये केस क्या है? दैट इज फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू जनरल लोडिंग. कौन सी लोडिंग है ये? जनरल लोडिंग. जनरल लोडिंग का मतलब यहां पे मैंने इंक्लाइन लोड लिया है, या सुनो. तो जब इंक्लाइन लोड की बात करेंगे तो obvious बात है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों आता है. क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया इसलिए HA और HB की वैल्यू आ रही है, या हॉरिजॉन्टल में आपको रिएक्शन मिल रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल में फोर्स भी लग रहा है. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तभी तो रिएक्शन आएगा. अगर फोर्स नहीं लगेगा तो रिएक्शन कहां से आएगा? बोलो यार, ऐसा नो. फोर्स लगाओगे तभी तो रिएक्शन मिलेगा ना. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जनरल लोडिंग का मतलब क्या होता है? जनरल लोडिंग का मतलब यह है कि इंक्लाइंड लोड को जनरली जनरल लोड माना जाएगा, या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोड्स दोनों आएंगे तो उसको हम लोग जनरल लोड मानेंगे. तो कहने का मतलब है कि अगर फिक्स्ड बीम के ऊपर जनरल लोडिंग होती है तो फिक्स्ड बीम जो है 3 डिग्री से इनडिटर्मिनेट हो जाएगा. मतलब क्या है सर? मतलब ये दूसरा केस देखो जरा, यहां पे एक बार यहां पे देखो जरा, गौर से देखो. 2 लोड लगा दिए भाई. रिएक्शंस VA VB MA MB. ले लो यार, HA और HB भी ले ही लो. ठीक. अब देखो जरा, अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो कितने? 6 दिख रहे हैं ना मेरे को. सारे हो गए. VA HA MA VB HB और MB, 6 रिएक्शन हो गई है ना. इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने अवेलेबल हैं? दैट इज समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Mz इज इक्वल टू 0. एक काम करते हैं, पहला इक्वेशन लगाओ जरा. समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0. जितने भी फोर्सेस x डायरेक्शन में लग रहे हैं उनको 0 करो.
फोर्स कितना लग रहा है एक्स डायरेक्शन में? 0। तो आप एच ए और एच बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो बोलो एच ए इज इक्वल टू एच बी किसके बराबर होंगे? 0 के बराबर। तो एच ए और एच बी कोई रिएक्शन है, कोई काम है इनका? नहीं है। तो दीज आर नॉट अननोन, क्योंकि ये क्या है? 0 पहले ही पता है हमारे को। दूसरी बात, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन का अब कोई काम है? कोई अननोन रिएक्शन दे रहा है मेरे को? इस इक्वेशन को भी हटा दो। तो अब मेरे पास अवेलेबल इक्वेशंस कितनी रही और रिएक्शंस कितने रहे? तो अगर हम बात करें स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की, कितनी हो गई? 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। इट मीन्स अगर फिक्स्ड बीम को वर्टिकल लोड लगाया जाए, इट विल बी इनडिटर्मिनेट बाय कितना डिग्री? 2 डिग्री। If the fixed beam is subjected by vertical loads only, then it will be indeterminate by 2 degree. और अगर फिक्स्ड बीम के ऊपर जनरल लोडिंग लगता है, then it will be indeterminate by 3 डिग्री। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तीसरा केस ले लो। लोड लग गया फिक्स्ड बीम के ऊपर। कौन सा लोड है ये? एक्सियल लोड। अभी तक ट्रांसवर्स लोड लगा रहे थे बीम के ऊपर, अब अलोंग दी एक्सिस लगाया, एक्सियल लोड लगाया। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या वर्टिकल में कोई रिएक्शन आएगा? सिर्फ क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लोड्स आएंगी। तो अगर मैं अननोन्स की बात करें तो रिएक्शन कितना हो गया हमारे पास? एच ए एच बी। अच्छा, इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन काम का कितना है? 1। कौन सा? तुम एक चीज बताओ, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कहानी समझ में आई? मतलब इफ द फिक्स्ड बीम इज सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल लोड्स और एक्सियल लोड, इट विल बी इनडिटर्मिनेट बाय 1 डिग्री। इट विल बी इनडिटर्मिनेट बाय 1 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये तीनों केस आपको पता होनी चाहिए। बट जनरली जब हम सवाल करेंगे तो अगर प्रॉब्लम में मेंशन नहीं होगा कि लोड कौन सा है, तो उस टाइम हम लोग जनरल लोडिंग मान के चलते हैं। प्रॉब्लम में अगर लोड नहीं मालूम है, नहीं मेंशन है, तो हम लोग जनरल मान के चलेंगे। तो हर एक पॉइंट के नीचे, हर एक एग्जाम्पल के नीचे जगह छोड़ते जाना, हर एक एग्जाम्पल के नीचे हमारे को पॉइंट लिखते जाना है। यस तो पहले में लिखो जरा, पहले के नीचे कंक्लूजन लिखो जरा। तो इसमें लिखो फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू जनरल लोडिंग, fixed beam subjected to general loading, general loading ब्रैकेट में लिखना which includes inclined loading also, which includes inclined loading also, are statically indeterminate, are statically indeterminate to 3 degrees। ठीक, next second, fixed beam is subjected to vertical loading, fixed beam is subjected to vertical loading, are statically indeterminate, are statically indeterminate to 2 degrees, statically indeterminate to 2 degrees। लास्ट वाले के लिए लिखना, if fixed beam is subjected to axial loading, if fixed beam is subjected to axial loading, it is statically indeterminate, it is statically indeterminate to 1 degree, statically indeterminate to 1 degree। तो राइट डाउन द नोट पॉइंट बिलो दिस, इसके नीचे एक नोट पॉइंट भी लिख दो। इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम, वी हैव टू अज्यूम दैट इज, we have to assume that it is subjected to general loading
एंड ds विल बी 3 एंड ds स्टैटिक इंडिटरमिनेसी विल बी 3। फिर तो 3 आएगा ना, जनरल के लिए 3 आ रहे हैं यहाँ पे देखो। ठीक है जी।